Hello student, welcome to Amrish Viskarma YouTube channels, and in today's video I'm going to explain you about number of solutions and which pair of linear equation in two variables is consistent and inconsistent, how can we find it out. सो आइए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कब उसका ग्राफ जो होगा पैरेलल होगा, कब वो कोइंसिडेंट होगा, कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको रिकॉल करा देते हैं जो इसके लिए ज़रूरी जो डेफिनीशन है या जो फॉर्मूला है, तो उसको एक बार रिकॉल करा देते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखने हैं कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं इन टू वेरिएबल वो किस उसका फॉर्म क्या है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन जिसको वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम लोग, वन सॉल्यूशन, और इसी को कंसिस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन है पॉसिबल, कंसिस्टेंट, और इसका ग्राफ जो होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। इंटरसेक्टिंग मीन्स दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेगा। तो क्या कंडीशन है, कैसे पता करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन यह है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये कंडीशन जो है a1 by a2 और b1 by b2, ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को अगर ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, a1 a2 और b1 b2 का जो रेशियो है सेम नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में बोलेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, मीन्स एक सॉल्यूशन उसका होगा। कंसिस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसलिए इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। और इन जब ग्राफ दोनों का खींचेंगे तो दोनों की जो ग्राफ लाइन होगी एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेगी। तो ये कंडीशन हो गया स्टूडेंट किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन के बाद जो दूसरा सॉल्यूशन है उसको समझते हैं, तो इसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो दूसरा आपका यहाँ पर है कि नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन को ही कहते हैं, इसके कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और इसका जो ग्राफ लाइन होगी वो दोनों लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी, मीन्स एक इस तरह से पैरेलल होगी दोनों। तो इसका क्या कंडीशन है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। यानी कि आप देखिए कि फर्स्ट टू जो है a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो आपस में सेम होगा, बट c1 c2 का डिफरेंट होगा। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और सॉल्यूशन नहीं होंगे दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। और जब इसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो इसकी दोनों लाइन जो होगी एक दूसरे की पैरेलल होगी। पैरेलल होगी इसका मतलब कि एक दोनों लाइन को कहीं पर काटेगी है ही नहीं, तो काटेगी नहीं तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन इसका कुछ होगा नहीं। तो ये इसकी सेकेंड कंडीशन हो गई। अब हम लोग थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो ये है जो थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट, वो थर्ड कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों रेशियो a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, c1 c2 का रेशियो, तीनों का रेशियो अगर आपस में सेम हो जाता है, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके क्या होंगे, इसके जो है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इतने सॉल्यूशन होंगे that we cannot काउंट।
इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और इसका जो ग्राफ होता है स्टूडेंट वो कोइंसिडेंट होता है और इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, इसलिए इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और डिपेंडेंट भी इसको बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। और जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे स्टूडेंट, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो सपोज कीजिए कि ये दो इक्वेशन होती है ना, पहली इक्वेशन की ग्राफ ये है, तो पहली इक्वेशन की ग्राफ ये है, तो दूसरी इक्वेशन की जो ग्राफ होगी वो भी आपको इसी पर होगी, यानी कि दोनों इक्वेशन की ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होगी। तो सोचो कि एक लाइन इसी के ऊपर जो है दूसरी लाइन है, दूसरी इक्वेशन की ग्राफ जो है इसी के पर होकर जा रही है, तो इन दोनों में कितना पॉइंट कॉमन हुआ, इन दोनों में इन्फिनाइट पॉइंट कॉमन हुआ, तो इसलिए इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको रिकॉल करना पड़ेगा। अब हम इसके थ्रू क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट आइए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो हैं वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करेगा और कौन सा जो है पैरेलल होगा, कौन कोइंसिडेंट होगा, और साथ साथ इसमें ये भी पूछ रहा है आपसे अल्सो बताना है आपको कि कंसिस्टेंट कौन होगा, कंसिस्टेंट कौन होगा यहाँ पर, और इनकंसिस्टेंट कौन होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी हमें बताना है। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू बनाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप इस तरह से कर लेंगे, हमारा A1 जो हो गया, फर्स्ट में A1 हमारा 5 हो गया और A2 हमारा हो गया यहाँ पर -4, सॉरी B1, A1 हो गया आपका 5 और B1 हो गया आपका -4 और C1 हो गया स्टूडेंट यहाँ पर +8 यानी कि 8। अब यहाँ पर A2 हमारा 7 और B2 हमारा यहाँ पर 6 और C2 हमारा यहाँ पर -9 हुआ स्टूडेंट। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, A1/A2 = 5/7, फिर B1/B2 तो वो हो जाएगा हमारा -4/6, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, दैट इज़ -2/3। फिर यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं C1/C2 तो 8/9 यानी कि -8/9। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सारे रेशियो निकालने के बाद देखा जाए, अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर कीजिए तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं है स्टूडेंट। तो नहीं है तो ये वाली कंडीशन याद कीजिए कि ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन किसकी थी। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्टिंग पूछ रहा है, कंसिस्टेंट पूछ रहा है। तो ये जो कंडीशन थी स्टूडेंट, ये कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है और इसका सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन, इसलिए इसको कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। अब आप जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आपसे वो लिख दीजिए। क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है बट इंटरसेक्टिंग के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, और कंसिस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, तो सीधे आप लिख देंगे हेंस गिवन है ना, गिवन पेयर of linear equations has a unique solution and it intersect at a point and it is also consistent। इस सारी चीज़ें यहाँ पर आप
मेंशन कर दीजिए और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया स्टूडेंट। सो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। अगर सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं अगर यहाँ पर, तो हमारा A1 9 आएगा, B1 हमारा 3 होगा और C1 हमारा होगा वो 12 होगा। फिर यहाँ पर A2 देखा जाए तो 18, यहाँ पर B2 देखा जाए तो 6, यहाँ पर C2 देखा जाए तो 2। तो A1 अपॉन A2 करेंगे तो 9 अपॉन 18 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आया हमारा। B1 अपॉन B2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 आया। और C1 अपॉन C2 यानी कि 12/2 यानी कि यहाँ पर 6 आया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए कि A1 A2 और यहाँ पर रेशियो को चेक करते हैं तो ये 1/2 यहाँ भी आया, यहाँ भी 1/2 आया, जबकि यहाँ पर आया हमारा, सॉरी एक मिनट, C2 हमारा 24 था स्टूडेंट, यहाँ पर बाई मिस्टेक 2 लिखा गया। तो तब तो हमारा ये जो ये तो सही था 1/2, ये जो वैल्यू है हमारा तो वो हो जाएगा 12/24, ये आएगा 1/2। हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि यहाँ पर A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो, सबका रेशियो आपस में सेम हो गया। तो सेम हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि A1 A2 इज इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये सारे रेशियो आपस में इक्वल हो गया। अब आप डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए कि किसकी कंडीशन है स्टूडेंट। तो ये वाली जो कंडीशन है स्टूडेंट वो है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का स्टूडेंट है। और मैं जब इसका सॉल्यूशन मेनी है तो इसका ग्राफ आप पढ़े हैं कि ये एक दूसरे पर ग्राफ होते हैं, यानी कि कोइंसिडेंट इसका ग्राफ हो जाएगा। कोइंसिडेंट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट तो कोइंसिडेंट होगा। फिर पूछ रहा था कि कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन तो है, भले ही इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन, बट इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है इन्फिनाइट। तो सॉल्यूशन इसके अगर हैं तो ये कहलाएगा आपका कंसिस्टेंट स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर A1 हमारा 6 हुआ और B1 हमारा यहाँ -3 और C1 इक्वल टू 10, यहाँ A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू यहाँ -y यानी कि -1 उसका कोफिशिएंट हो गया और C2 इक्वल टू 9। अब A1 अपॉन A2 तो 6/2 यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3। यहाँ B1 अपॉन B2 तो ये हो जाएगा -3/-1, ये कैंसिल तो ये 3। एंड C1 अपॉन C2 स्टूडेंट 10/9, ये नहीं कैंसिल हो पाएगा। तो आप देखिए कि A1/A2 और B1/B2 इन दोनों का जो वैल्यू जो है, दोनों की वैल्यू निकल कर सेम आई है, बट C1 C2 की वैल्यू अलग हो गई है। तो हम यहाँ कहेंगे कि A1/A2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए इक्वेट कर दिया इसको, और इसको नॉट इक्वल करके आप इस तरह से इसको लिखेंगे। अब ये वाली कंडीशन किसकी है, इसको रिकॉल कीजिए थोड़ा सा। तो ये वाली कंडीशन जो है स्टूडेंट, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, इसके मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन नहीं है तो अब याद कीजिए नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में भी बताया गया था कि इसके ग्राफ जो होंगे वो पैरेलल होंगे, कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है, केवल आपसे पूछे, ये सब नहीं पूछकर, कभी कभी जो है ना क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे ये पूछेगा ये इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, कभी कभी पूछ देगा कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, कोइंसिडेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट बताओ, इनकंसिस्टेंट बताओ। तो इसी तरह से आप निकालेंगे और कंडीशन को देखकर आप रिकॉल करेंगे डेफिनेशन, और इसके अनुसार उस चीज़ को आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। तो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन करने के बाद कुछ दूसरे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दूसरे टाइप के। तो इसमें यह है आपका कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू ली जाए डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। के की कौन सी वैल्यू ली जाए जिस कारण से क्या हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए, इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो स्टूडेंट आप रिकॉल कीजिए कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है।
तो हम इनकंसिस्टेंट की जगह क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन भी लिख देता तो बात एक ही होती, क्योंकि इनकंसिस्टेंट उसे ही कहते हैं जो जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई जीरो नहीं होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कह दे या नो सॉल्यूशन कह दे, थिंग इज सेम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गई होगी आपको कि k का कौन सी वैल्यू ली जाए जिससे कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाए, इनकंसिस्टेंट हो जाए, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग अरेंज करेंगे। ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, और इसको भी थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे 2x प्लस ky, और इस तरफ लेकर आएगा -7 को लेकर आएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a1, अब सीधे आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिख दीजिए टू बी इनकंसिस्टेंट होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इनकंसिस्टेंट मीन नो सॉल्यूशन, तो उसकी कंडीशन यहाँ रख दीजिए, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब स्टूडेंट हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, a1 a2 की वैल्यू रखेंगे तो a1 यहाँ पर हमारा कितना आ गया, a1 हमारा 4 हो गया और a2 हमारा 2 हो गया, इक्वल टू b1 यहाँ 6 हुआ और b2 यहाँ पर k हुआ, नॉट इक्वल टू c1 यहाँ पर -11 और ये हमारा -7, ये माइनस माइनस कैंसिल। इस वाले पार्ट को रिमूव कर दीजिएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 4/2 इक्वल टू 6/k, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा 4k हो जाएगा, ये हमारा 12k हो गया, और इस तरह से ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो k की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, k की अगर वैल्यू 3 लेते हैं ना, k की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तब जाकर ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। अब आइए चेक करते हैं कैसे इनकंसिस्टेंट हुआ। तो एक इक्वेशन हमारे पास था ये 4x प्लस 6y इक्वल -11 इक्वल टू 0, और यहाँ हुआ 2x प्लस k की वैल्यू 3 आई, तो 3y इक्वल टू -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चेक करो, a1 अपॉन a2 तो 4/2 ये तुम्हारा आया 2, फिर यहाँ b1 अपॉन b2 तो ये 6/3 यानी कि 2, और c1 अपॉन c2 -11/-7 कैंसिल 11/7। तो कंडीशन क्या निकल गया स्टूडेंट कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये दोनों सेम आ गया, नॉट इक्वल टू c1/c2। और यही तो कंडीशन है इनकंसिस्टेंस की, मतलब नॉन सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की। सो अभी स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम है, इसका भी वही है, k की वैल्यू क्या होगी कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए, इनकंसिस्टेंट हो जाए, मीन्स नो सॉल्यूशन हो जाए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले अरेंज करना पड़ेगा, लाइक kx प्लस 3y, और इस वाले टर्म को इधर लेकर आइए तो -k-3 इक्वल टू 0, और यहाँ होगा 12x प्लस ky, और इसको इस तरफ लेकर आए तो -k इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे टू बी इनकंसिस्टेंट what is the condition we know, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. So student, now fill the value of a1 a2 b1 b2 c1 c2 in this condition. So a1 is k, so here is k, a2 is 12, b1 3 और ये b2 k नॉट इक्वल टू -c1 हो गया, माइनस ऑफ k -3, और ये माइनस ऑफ k, तो माइनस माइनस कैंसिल, रिमूव दिस पार्ट। नाउ सॉल्व दिस पार्ट ओनली, k/12 इक्वल टू 3/k। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वी हैव k स्क्वायर इक्वल टू 36। सो स्टूडेंट अब यहाँ से स्क्वायर को रिलीज करेंगे तो ड्यूल साइन के साथ, प्लस माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये प्लस माइनस और इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, 6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी या तो -6 आएगी। अगर हम यहाँ हम चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, कैसे, k की वैल्यू 6 और -6 रखकर हम देख सकते हैं कि हमारा कंसिस्टेंट ये इनकंसिस्टेंट हुआ या नहीं हुआ। तो आइए उस चीज़ को देख लेते हैं।
सो स्टूडेंट, अभी अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन को, तो उसमें k का वैल्यू +-6 आया था। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि k की वैल्यू यहाँ पर 2 आई थी, एक k की वैल्यू 6 आएगी और k की वैल्यू -6 आएगी। तो इन दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू, क्या दोनों वैल्यू इनकंसिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी या कोई एक वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगी। तो हम इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों वैल्यू जो ना दिए गए कंडीशन को, ये जो इनकंसिस्टेंट है उसको सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो कभी कभी एक भी होती है। तो आप ऐसे करते हैं हम लोग कि k की वैल्यू 6 और k की वैल्यू -6 रख देते हैं इस इक्वेशन में, रखते हैं। तो यहाँ 6, पहले k की वैल्यू 6 रख रहे हैं, तो यहाँ 6 होगा 6x + 3y, और यहाँ 6 - 3 तो 3। देखिए उसके बाद नीचे वाला हम रखते हैं 12x + 6y = k, यानी कि 6। फिर यहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि सभी में तो मेरा सेम आ रहा है, यानी कि सभी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। a1/a2, b1/b2 = c1/c2, सब आपस में सेम हो गया। और इनकंसिस्टेंट की ये तो प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसका मतलब k की वैल्यू जो हम लिए हैं 6 से, वो इस इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट नहीं बना रहा है, यानी कि इस वैल्यू को हमको छोड़ना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमको छोड़ना पड़ेगा। अब k का वैल्यू -6 लेते हैं स्टूडेंट, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ -6 रख दिया इस तरह से। और रखने के बाद a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये सब निकाला। तो निकालने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर हाँ a1 a2 की वैल्यू सेम आ रही है, c1/c2 की वैल्यू अलग आ रही है। यानी कि हम कहेंगे कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि ये जो इनकंसिस्टेंट यहाँ पर है उसका जो प्रॉपर्टी है ना इनकंसिस्टेंट का, उसको ये फॉलो कर रहा है। इसलिए k की वैल्यू केवल और केवल -6 होगी, +6 नहीं होगी, क्योंकि वो वैल्यू लेने पर क्या हो जा रहा है, इनकंसिस्टेंट को सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा है, वो आ जा रहा है क्या, ये कंडीशन तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन का है, इनकी सोल्यूशन है, इसका मतलब कंसिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी पे चला जा रहा है ये। तो ये वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा, ये वैल्यू हमारा आंसर होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग ऑलवेज।